नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि ग्रामे तिष्ठति नित्यं सुखम, कृषि मूलम जीवनम, श्रमः सदा समृद्ध्यर्थम, ग्रामे श्रेयः जायते। अर्थात जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो हमारे देश की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिनका मूल कार्य कृषि होता है। कृषि पारंपरिक तरीकों से करते हमारे किसान आए हैं, परंतु आज भौतिकता के इस दौर में प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है और इस प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कृषि का आधुनिक होना बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक तौर तरीकों से कृषि किस प्रकार की जा सकती है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद है श्री भोपाल सिंह वर्मा जी। तो आइए उनसे हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्री भोपाल सिंह वर्मा जी जिला शिमला की तहसील सुन्नी के ग्राम द्यांगल के रहने वाले हैं। वर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वर्मा जी, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि जब हम अपने देश के ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो 80% जनसंख्या ग्रामीण भारत में निवास करती है और वहाँ का मूल कार्य कृषि है। कृषि पारंपरिक तरीक़ों से होती आई है, परंतु आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने उस कृषि में आधुनिकता को सम्मिलित करके आज आधुनिक तौर तरीक़ों से आप कृषि कर रहे हैं, जो कि आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग की एक बहुत बड़ी मांग भी है। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आधुनिक खेती से क्या तात्पर्य है। लेकिन जो आज की आधुनिक खेती है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसमें लाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो पुराने ज़माने की खेती होती थी उसमें समय की बचत नहीं होती थी, लागत ज़्यादा लगती थी और मेहनत मुशक्क़त भी बहुत ज़्यादा थी, मुनाफा कम होता था। लेकिन जो आज आधुनिक खेती हम सभी लोग या मैं भी किसान एक कर रहा हूँ और उसमें जो हमने आधुनिक खेती को शुरू करके देखा तो उसमें आज के समय में समय की बचत और बीज बचत और जो फसलों में एक समान रूप की उसमें आधुनिक कृषि उपकरणों के माध्यम से उसमें उत्पादन आता है फसलों में, उसमें निश्चित तौर पे किसान को ज़्यादा आय होती है और उसकी आय भी इससे बढ़ती है। तो ये आज के समय की एक बहुत बड़ी मांग है कि हम आधुनिक खेती ही करें। वर्मा जी, आपके भावों की अभिव्यक्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीकें और प्रौद्योगिकी, इन तीनों का होना बहुत ही आवश्यक है। जब हम तकनीकों की बात करते हैं आधुनिक खेती के परिप्रेक्ष्य में, तो सर्वप्रथम उसमें कहा जाता है सटीक कृषि, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिसिशन फार्मिंग। तो सटीक खेती से आपका क्या अभिप्राय है। मशीनों के माध्यम से कार्यों किया जाता है, उसमें एकदम वो बहुत परफेक्ट तरीके से होता है जो मैनुअल तरीके से नहीं हो सकता। जैसे अभी आज के समय में हम ड्रोन्स को ले लें, ड्रोन के माध्यम से हम कोई भी बड़े से बड़े एरिया में कुछ समय में उसको स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रोन के माध्यम से वो बड़े से एरिया में उस पर नज़र भी रख सकते हैं कि कौन सी बीमारी कहाँ आ रही है। और इतना ही नहीं, जो आज के समय में हाइड्रोपोनिक खेती है जो कहीं भी की जा सकती, जिनके पास ज़मीन नहीं है या कम ज़मीन है, उसको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत तो होती ही नहीं हाइड्रोपोनिक की, खाली पानी की ज़रूरत होती है और उसके माध्यम से भी किसान कृषि कर सकते हैं, तो उसमें भी मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि वर्मा जी आपने आधुनिक तकनीकों में ड्रोन के विषय में बताया, हाइड्रोपोनिक्स के विषय में बताया, इसमें एक वर्टिकल फार्मिंग भी होती है जिसमें जो है भूमि की आवश्यकता, मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, जो पानी में ही जो है पोषक तत्वों को घुलनशील बना के हम पैदावार कर सकते हैं। जब हम आधुनिक कृषि के संदर्भ में आज बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ और तकनीकी भी आती है, जिसमें आपके स्वचालित GPS सिस्टम से चलने वाले आपके ट्रैक्टर्स होते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे, वो किस प्रकार से खेती में हमारे लिए आवश्यक होते हैं। सर, जो वो स्वचालित ट्रैक्टर है GPS सिस्टम से चलते हैं, उसमें तो किसी तरह की लेबर की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो केवल एक आदमी रिमोट के इसके माध्यम से उसको ऑपरेट कर सकता है। उसमें तो जो GPS के माध्यम से खेती होएगी वो तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो, उसमें तो गलती की गुंजाइश कोई भी नहीं होगी। लेकिन हम लोग पहाड़ी स्टेट में रहते हैं, हिमाचल में, तो वहाँ तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लाना तो अभी संभव नहीं है जल्द में।
लेकिन जो भी हम टेक्नोलॉजी लेके आए उससे भी हमारे को काफ़ी हद तक इसमें लाभ मिला है। जब हम आधुनिक कृषि के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो उसमें एक और नई तकनीक होती है जिसे कहा जाता है कि जो आनुवंशिक फसलें हैं उनको हम संशोधित करते हैं। देखिए, आप जैसा कि हम आपके खेतों में भी देख रहे हैं, आपने यहाँ पर गोभी की फसल को लगाया हुआ है। देखिए, एक हम आनुवंशिक रूप से उसकी पौध लेते आ रहे हैं, लेकिन जब हम आधुनिक कृषि की बात करते हैं तो उसमें हम संशोधन करके उसकी नई किस्में बनाते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, जो आज के समय में ये आनुवंशिक किस्में है और इस पे तो बड़ा भारी रिसर्च करके ये जो वैरायटीज़ तैयार हुई है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें तो इस तरह का ध्यान भी रखा जाता है कि कौन सी वैरायटी बीमारी मुक्त है, कब उसमें ये सारा बीमारियां आने के जो चांसेस रहते हैं उसके लिए भी अवेयर किसानों को किया जाता है। लेकिन जो आज के समय की मांग है, इस खेती को बहुत ज़्यादा विकसित करने से ही किसानों को लाभ मिलेगा सर। कि लहलहाते फसलें और ताज़ी हवाओं से मन शांत होने लगा, गांव अपना और शहर अनजान होने लगा। बड़ा सुकून हमें इस गांव में आकर के मिल रहा है। कृषि तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर आधुनिकता देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मशीनें भी देख रहे हैं, उनके विषय में भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन जब हम इस तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं आधुनिक खेती के संदर्भ में, इसमें एक सेंसर तकनीक भी कही जाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डाटा सेंसर के माध्यम से हम फसलों का डाटा ले सकते हैं, मौसम की जानकारी ले सकते हैं, हमारे ज़मीन में कितनी आर्द्रता है उसके विषय में हम मालूम कर सकते हैं, तापमान के संदर्भ में बात कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में विभाग, जो भी संबंधित विभाग कार्य कर रहा है, वो पुरजोर कोशिश है उनकी कि किसानों को अवेयर कराया जाए। समय समय पे इस तरह के अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाते हैं कि जिसमें किसानों को के मौसम संबंधी जानकारी के मिट्टी परीक्षण हो, यानी कि मृदा परीक्षण करे किसान के मेरी ज़मीन पे कौन सी तत्वों की कमी है। तो इन सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे को ये काम करना चाहिए और निश्चित तौर पे इन सभी कामों को जोड़कर हमारे को बहुत लाभ मिलेगा सर। वर्मा जी, इन तकनीकों में एक तकनीक और भी आती है जिसे हम कहते हैं एग्रो डाटा। एग्रो डाटा से हमारा क्या तात्पर्य है? हाँ जी सर, एग्रो डाटा एक ऐसा होता है कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप मैनेजमेंट है, उसका डाटा वो एकदम से स्टोर करके अपने पास रखते हैं और उसके माध्यम से किसानों को उस पर क्या कमी आई है, क्या वो है, उस तरह का परीक्षण करके वो किसानों को उसमें समय समय पे एडवाइस भी दी जाती है। वर्मा जी, जैसा कि हम आपके खेतों में विभिन्न प्रकार की मशीनरी देख रहे हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो आप आधुनिक खेती कर रहे हैं उसमें ये अवश्य ही ये सब मशीनें जो आपके लिए लाभप्रद होगी। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कौन सी मशीनरी है जो आपको खेती करने में बहुत ही लाभप्रद हो रही है? सर, ये पावर ट्रिलर है जो खेत की जुताई करने के काम में आता है। तो लगभग हमारे हर एक जो हमारा पहाड़ी स्टेट है हिमाचल, उस सभी किसानों के पास है। लेकिन उससे किसान खेत की जुताई भी कर सकता है। इसमें और भी उपकरण जोड़े जा सकते हैं। इसमें छोटी बीज बुआई की मशीन भी लग सकती है और इसमें मिट्टी भी इसके माध्यम से चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का किसानों को सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए एक मशीन के। वर्मा जी, जैसा कि आपने पावर टिलर के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पावर टिलर को संचालित करने के लिए कितने श्रम की आवश्यकता होती है और ये कितने घंटों तक लगातार कार्य कर सकता है? सर, जो ये पावर ट्रिलर होता है इसको तो केवल एक ही आदमी की ज़रूरत होती है और इसके माध्यम से अभी तो जैसे मैंने बताया कि हिमाचल में सभी किसानों के पास इस तरह का है। तो इसमें और भी उपकरण जोड़ के जो हमारा और मिट्टी चढ़ाने का काम है या इससे छोटा भी आता है जो पावर वीडर कहते हैं, उससे तो गुड़ाई भी कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी लेबर कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं किसान। और ये कितने घंटे तक लगातार कार्य करता सर, ये तो फिर किसान के ऊपर है कि किसान जितने घंटे थोड़ा बीच में रेस्ट भी दे, क्योंकि ये जो मशीनें आती है वो एक सिलेंडर की होती है। तो थोड़ा इसको जैसे 1-1.5 घंटे चलाया, थोड़ा 10 मिनट रोक के, फिर इसका लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी। तो बुआई और जुताई के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। हाँ जी सर। जी,
तो वर्मा जी, हम अगली मशीनरी की तरफ बढ़ते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि ये कौन सी तकनीक है, कौन सी मशीनरी है? सर ये एक सीड ट्रांसप्लांटर है कि कोई भी फसल का बीज उसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकता है और इसके माध्यम से कोई भी सीड और किसान अपनी सुविधा के अनुसार जितना डिस्टेंस रखना है उसको रख सकता है और जितनी गहराई रखनी है उसको गहराई रख सकते हैं। पर इसका ये है कि इसके माध्यम से एक तो समय की बचत होगी, बीज बचत होगी। जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है तो वहाँ केवल एक ही आदमी इसको ऑपरेट करेगा, जो ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड है। और इसके माध्यम से हमारे समय की बचत के साथ साथ बीज की बचत भी बहुत होती है, क्योंकि बीज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी है और जर्मिनेशन भी मशीनों के माध्यम से बहुत अच्छी आती है सर। जैसा कि वर्मा जी ने इस मशीनरी के बारे में बताया और सीड बीज के बारे में बताया, उससे मुझे एक बात याद आती है। कहा जाता है कि सीड ग्रोज विद नो साउंड बट ट्री फेल्स विद अ नॉइज, डिस्ट्रक्शन हैज़ ए नॉइज बट क्रिएशन इज़ ऑलवेज साइलेंट। अर्थात जब इंसान प्रगति करता है, वो अपनी कर्मठता को सिद्ध करता है, तो उसके पीछे किसी तरह की हमें जो है आवाज़ महसूस नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम बीज को बोते हैं तो वो बिल्कुल ही ध्वनि मुक्त होता है, लेकिन जब किसी वृक्ष को गिराया जाता है तो उसमें ध्वनि होती है। सारांश ये है कि मनुष्य की कर्मठता इतनी होनी चाहिए कि वह सबके लिए एक उदाहरण बन सके। जैसा कि हमारे साथ भोपाल सिंह वर्मा जी आज एक ऐसा उदाहरण पेश हुए हैं जिन्होंने कृषि को आधुनिकता के रूप में अपना करके एक उदाहरण पेश किया है। वर्मा जी, बढ़ते हैं एक और मशीनरी की ओर। इस पर जानना चाहूँगा कि ये कौन सी मशीन है? सर ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर है, जो सब्जियों के कोई भी नर्सरी के पौधे लगा सकता है। और ये एक ऐसी मशीन है जो एक ही मशीन 5 काम कर देती है। ये पौधा भी लगाएगी, नाली भी बनाएगी, पौधे को मिट्टी की सपोर्ट भी देगी और साथ में पानी भी देगी। ये 2 टंकियाँ लगी हुई है और साथ में ये अगर बेड पे रो करना है, सब्जी लगानी है, तो वह बेड बना के भी चलेगी। तो इसकी मदद से हमारा जो 5 आदमी एक टाइम में काम कर सकते हैं, ये एक मशीन ट्रैक्टर ऑपरेटेड है और एक ही मशीन 5 आदमी का काम एक टाइम में कर देती है। तो आपके कहने का मतलब है कि इसमें श्रम भी कम लगता है? हाँ जी। कार्य भी त्वरित गति से होता है? हाँ जी। और ज़्यादा इसमें जो है हमें मैन पावर की आवश्यकता? हाँ जी, मैन पावर की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे लोग भी इन ट्रैक्टर के माध्यम से आज खेती कर रहे हैं। सफलतम उदाहरण है हमारे पास, जो किसी बीमारी के चलते कोई मैनुअल काम नहीं कर सकते थे, तो वो ट्रैक्टर पे बैठ के इन मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो घर में बैठो चाहे ट्रैक्टर पे बैठो, बात तो एक ही है। तो ये बहुत बड़ी, मैंने तो ये बागवानी विभाग से लिया है सारा, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत। तो ये बागवानी विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनके मदद से आज ऐसे लोग भी खेती से जुड़े हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी वो सोचा नहीं था कि हम दोबारा से खेती कर पाएंगे। दर्शकों, वर्मा जी के साथ संवाद करके हमें एक बेहद खुशी हो रही है, जिसके लिए कहा जाता है कि प्रयत्नम कुरु सततम फलम मिलिष्यन्ति। अर्थात इंसान यदि निरंतर प्रयत्न करता रहे और अपने लक्ष्य को लेकर के चले तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। एक और मशीनरी हम देख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के माध्यम से हम कोई भी मशीन चला सकते हैं जी। इसमें सोलर वाटर पंप भी चल सकता है, आपने देखा इतनी मशीनें भी चल सकती है, इसके रोटावेटर, मतलब एक ट्रैक्टर लेने से हम ये है कि हम कोई भी मशीन, चाहे आज वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर हो, चाहे ये ओनियन ट्रांसप्लांटर भी हो, गार्लिक ट्रांसप्लांटर हो, लहसुन की बुआई की भी, इसमें हर एक मशीन चल सकती है जी। और ट्रैक्टर ऐसा नहीं है, जब मैंने शुरू किया तो लोग मेरे को भी बोलते थे कि कैसे खेत को ले जाएगा, लेकिन मुझे अब अनुभव आया 2022 के बाद कि ये तो सारे में जा सकता है जी। सर ये एक रोटावेटर है, जैसे एक पावर टिलर होता है खेत जोताई के काम आता है, तो उसी तरह का एक उपकरण होता है जो खेतों को एक बहुत गहरी जुताई करता है।
क्योंकि हम जो परंपरागत खेती की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग ऐसा करते थे कि 2-3 साल में एक गहरी कुदाली से उसमें गहरी गुड़ाई जैसे कर देते थे, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और ऊपर की नीचे आ जाए। तो वही काम ये मशीन करती है। तो इसका इतना वर्किंग एफिशिएंसी है कि जो पावर टिलर होता है उससे हम खेत को अगर 20 बार बाएंगे और इससे एक बार बाएंगे तो इतना, मतलब ये एक बार चलाओ उसको 20 बार चलाओ तो इतना बराबर हो जाता है। और साथ में जैसे हमारे फसलों में कुछ हरी घास उत्पन्न हो जाती है जब फसल ख़त्म हो जाती है, तो उसको भी ये अपने मल्च करके खेतों में खाद के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। मतलब है कि इसका विभिन्न हम जो है प्रयोगों के माध्यम से कृषि कार्य में इसकी हम जो है उपयोगिता ले सकते हैं। हाँ जी सर। वर्मा जी, हम आपके इस गांव और गांव में जो आपके ये खेत है इसमें हम कुछ और तकनीकी को भी देख रहे हैं। हमें यहाँ पर ये वाटर स्प्रिंकलर दिख रहा है, क्योंकि देखिए किसी भी उत्पादन के लिए, चाहे वो पारंपरिक रहा हो चाहे वो आधुनिक हो, मृदा के बाद पानी सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। और जैसा कि हम पानी को देख रहे हैं कि आज हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बहुत दिनों दिन उनमें परिवर्तन आ रहा है। कभी बहुतायत में वर्षा हो जाती है तो कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। ऐसे में ये जो स्प्रिंकलर है किस प्रकार से आधुनिक तकनीकी में खेती को करने के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, एक सूक्ष्म सिंचाई योजना का अंतर्गत आता है जिसको हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से किसानों को दिया जाता है। इस पे 80% अनुदान भी दिया जाता है। और मैंने ये 2016 में लगाया कि इसके माध्यम से एक तो हमारे पास 70% पानी की बचत हुई और अधिक फसल उत्पादन हुआ है जिसमें अच्छी गुणवत्ता आई है। और निश्चित तौर पे ये भी एक किसानों को मुनाफा देने के लिए बहुत है, क्योंकि मैंने ये इसके माध्यम से ये देखा है कि केवल सब्जियों के पौधों को तो जड़ों को ही नमी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती सब्जियों में। तो ये बहुत ही अच्छा है जिससे हम 70% पानी बचा रहे हैं। वर्मा जी, हम आपके खेत में एक और तकनीक देख रहे हैं, लगता है ये भी कोई एक मशीन आपके द्वारा लगाई गई है, तो इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये क्या है? सर, एक तरह का सोलर डिटरेंट है जो जंगली जानवरों को फसलों से दूर भगाता है, जिसकी माध्यम से हमारे कोई भी जंगली जानवर हो, चाहे बंदर हो, चाहे नीलगाय हो, जंगली सुअर हो या वो प्रोकोपाइन हो, खरगोश हो, कोई भी इसके माध्यम से जब ये लगा दिया तो कोई फसलें पूरी तरह प्रोटेक्ट। तो वर्मा जी, क्या इसमें किसी प्रकार की कोई ध्वनि निकलती है जिससे जो है वो जंगली जानवर भाग जाते हैं? हाँ जी, इसमें एक तरह तरह की आवाज़ें निकलती है और साथ में लाइट भी रहती है चारों तरफ को। और इसकी माध्यम से कहीं दूर बैठा होगा, देखो मेरा तो जंगल के साथ ही है, तो इसको एक ही डिवाइस लगाने से पूरा गांव प्रोटेक्ट हो गया। तो इसमें किसान का भी पैसा बचा, सरकार का भी पैसा बचा। और 2022 में मेरे ही कठिन प्रयास के बाद 50% अनुदान बागवानी विभाग इस पे दे। तो वर्मा जी, मैं चाहूँगा कि इसको आप डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शित करके बताएं, ऑन करके बताएं। हाँ जी, ये इस तरह से चलता है सर, इसमें लाइट और साउंड इस तरह से आती है। जोशी जी, ये मैं आपको एक सोलर इंसेक्ट लाइट ट्रैप के बारे में बताना चाहता हूँ कि 2020 तक हमारे किसानों का बहुत सारा पैसा कीटनाशक दवाइयों पे खर्च हो रहा था, जिसके माध्यम से बहुत सारा जहर फल, सब्जी और अनाज के माध्यम से मनुष्यों के शरीर में जा रहा था। मैंने 2020-21 में अपनी वैज्ञानिक सोच से एक सोलर इंसेक्ट लाइट ट्रैप लगाया, जिसकी मदद से 90% जो कीटनाशक स्प्रे खर्च होता था वो रोकने में सफलता मिली है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे फलदार पौधों में जो एक रूट बोरर की समस्या थी, कुछ समय में उस समस्या को हमने जड़ से ख़त्म कर दिया, कि जिसके मदद से किसानों को भारी राहत मिली है। और इस पे भी 50% अनुदान इस साल से बागवानी विभाग दे रहा है। देखिए, इस गांव में आकर के जो एक और अनुभूति हमें हुई है कि जिम्मेवारियों के बोझ तले तेरी गिरफ्त में हूँ शहर,
वरना मेरे खेतों से ज़्यादा सुकून तू नहीं दे सकता है। वर्मा जी, हमें बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है और आप प्रशंसा के पात्र हैं कि आप आधुनिक तकनीकों से किस प्रकार खेती कर रहे हैं, और इसके लिए आपको विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें आपको 3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं, 7 राज्य स्तरीय के पुरस्कार मिले हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर, जो मैंने ये काम किया है इसके लिए तो जैसे आपने बताया कि 3 मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 अपने राज्यों में पुरस्कार मिले। और मैं सबसे पहले अगर बात बताऊं तो मैं यहाँ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने सम्मान के साथ खड़ा है तो मैं ये एग्रीकल्चर और बागवानी विभाग की योजनाओं को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। और तमाम उन ऑफिसर, जिसमें हमारे ब्लॉक में डॉक्टर इमराल जी थे और जिन्होंने हमारा मदद करी, मार्गदर्शन करा। बागवानी विभाग में डॉक्टर पुर्थी जी डायरेक्टर साहब थे, डॉक्टर कौशिक जी एग्रीकल्चर में डायरेक्टर थे, और डॉक्टर नेगी जी जो आज भी डिप्टी डायरेक्टर शिमला है। तो उन सभी लोगों ने हमारा मदद और मार्गदर्शन किया और उस मार्गदर्शन के माध्यम से मैं ये काम कर पाया और आज यहाँ खड़ा हूँ। वर्मा जी, एक प्रश्न आपसे जाते जाते मैं एक और करना चाहूँगा कि देखिए, हमने विभिन्न तकनीकों की बात करी। जब हम इसमें सरकार की योजना की बात करते हैं, आपने मुख्यमंत्री जो है कृषि संरक्षण योजना, संवर्धन योजना की बात करी। मैं आपसे जानना चाहूँगा बहुत संक्षिप्त में, क्या इसमें अनुदान के लिए किसी प्रकार की योजना हमारे सरकार या केंद्र सरकार की है? सर, जो ये मैंने मशीनें ली इस पे भी कृषि विभाग, बागवानी विभाग दोनों 50% से लेकर 70% तक अनुदान दे रहा है। जंगली जानवरों वाला है जो उस पे भी 50% अनुदान दे रहा है बागवानी विभाग, और सोलर फेंसिंग में तो दे ही रहा है कृषि विभाग। और जो ये इंसेक्ट लाइट ट्रैप है जिसके माध्यम से 90% कीटनाशक जहर को रोका गया है, इस पर भी इस साल से 50% अनुदान दे रहा है। और सिंचाई योजना में तो 80% अनुदान है। तो मुझे इन सभी योजनाओं पे अनुदान राशि मिली है। वर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के माध्यम से इतनी सटीक जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल सिंह वर्मा जी द्वारा आज के विषय पर दी गई जानकारी हमारे किसान बागवानों के लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। वर्मा जी के प्रयासों को देख करके हम कह सकते हैं कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंठकृता। अर्थात हमारे किसान की मेहनत ऐसी होती है जो शुष्क धरा में भी फसल पैदा कर देती है और जो बंजर भूमि होती है उसे भी हरियाली बना देती है। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।